लेस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभी लास्ट क्लास में जो अपन ने डिस्कशन किया था, वो डिस्कशन किया था प्राइमरी इंडेक्सिंग के बारे में। प्राइमरी इंडेक्सिंग क्या होती है, फिर अपन ने देखा था क्लस्टर इंडेक्सिंग क्या होती है, फिर अपन ने देखा था सेकंड इंडेक्सिंग क्या होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग के टर्म में बात करूँ, तो जो प्राइमरी इंडेक्सिंग होती है, वो जो एग्जाम्पल है स्पार्स इंडेक्सिंग का एग्जाम्पल है। मीन्स आपको हर एक रिकॉर्ड को आपको यहाँ पे इंडेक्स उसमें रखना नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे कंपैरिजन की बात करें कि आपके नंबर ऑफ एक्सेस जो होंगे, कितने एक्सेस आपको रिक्वायर्ड लगेंगे। तो नंबर ऑफ एक्सेस, आपको अगर एक्सेस करना है सेकेंडरी हार्ड डिस्क को, कितने एक्सेस रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ एक्सेस रिक्वायर्ड की बात करें, एक्सेस रिक्वायर्ड की बात करें तो कितने होंगे, log बेस एन प्लस वन। मीन्स आपका log n, तो आपको इसको इंडेक्सिंग को सर्च करने में प्लस वन आप जो है आपके रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्री की बात करें, इंडेक्स में कितनी एंट्री होंगी आपकी, तो नंबर ऑफ ब्लॉक, जितने ब्लॉक होंगे आपके हार्ड डिस्क में उतनी नंबर ऑफ एंट्री होंगी आपकी इंडेक्स फाइल में, क्योंकि हर एक ब्लॉक को आपको यहाँ पे रखना होता है। देन सिमिलर वे में क्लस्टर इंडेक्सिंग की बात करें, तो क्लस्टर इंडेक्सिंग में क्या हो रहा था, ये भी एक एग्जांपल है आपका स्पार्स इंडेक्सिंग का। यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सेस रिक्वायर्ड की बात करें तो कितने एक्सेस रिक्वायर्ड होंगे आपके, तो कितने एक्सेस रिक्वायर्ड होंगे आपके, नंबर ऑफ एक्सेस रिक्वायर्ड की बात करें, एक्सेस रिक्वायर्ड की बात करें तो कितने एक्सेस करने पड़ेंगे आपको किसी डेटा को, log n प्लस वन तो आपको इसमें भी करना रहेगा। log n तो इंडेक्स को सर्च करने में, प्लस वन आपके उस पर जाने में, आपके पर्टिकुलर डेटा पर जाने में, प्लस एक और वन की क्यों रिक्वायर लगेगी आपको। जैसे अगर मैं बात करूँ इस वाले टू टू के केसेस में, ब्लॉक हैंडलर भी आपका होता है, तो आपके दूसरे ब्लॉक को भी एक्सेस करना होता है, तो ये आपके एक्सेस रिक्वायर्ड की बात होती है। तो ये तो लास्ट क्लास में अपन ने वीडियो देख लिया था। अब आज की क्लास में जो अपन बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के बारे में। ये वाला भी टॉपिक जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं शॉर्ट में ही बताने वाला हूँ, अभी बहुत सारे डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अपन बात करने वाले हैं, दो चीजों की बात करेंगे मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में। एक बात करने वाले अपन बी ट्री की, एंड एक बात करेंगे बी प्लस ट्री की। तो ये जो टॉपिक है आप लोगों ने बी प्लस ट्री एंड बी ट्री ऑलरेडी आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होंगे। बट यहाँ पर इससे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं आपके गेट हो, नेट हो या यूनिवर्सिटीज एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में सिंपल सा बात करें, आपके लीफ नोड होंगे। मैं डायरेक्टली शॉर्ट में बताता हूँ, आपके कुछ लीफ नोड होंगे, फिर ये किसी ना किसी इंटरनल नोड से कनेक्टेड होंगे, मतलब एक इंडेक्सिंग यहाँ होंगी आपकी, फिर ये भी इंडेक्सिंग भी किसी ना किसी और इंटरनल नोड से कनेक्टेड होंगे। तो इस तरीके से आपके ये नोड कनेक्टेड होते हैं, तो एक ट्री स्ट्रक्चर बनता है आपका। किस तरीके का ट्री स्ट्रक्चर बनता है, तो ट्री स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका इस तरीके का यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर बनता है। रूट नोड, फिर इंटरनल नोड, फिर लीफ नोड, इस तरीके का, इस टाइप की इंडेक्सिंग में। मीन्स आपकी एक इंडेक्सिंग यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, तो इस तरीके की इंडेक्सिंग जो होती है यहाँ पे आपकी इंडेक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा लीफ नोड जो होंगे सबसे लास्ट में होंगे, फिर इंटरनल नोड होंगे, फिर रूट नोड होगा। इसके अलावा भी आपके यहाँ पे होता है एक ब्लॉक पॉइंटर होता है ना, एक होता है आपका ब्लॉक पॉइंटर और दूसरा होता है आपका रिकॉर्ड पॉइंटर। दो चीजें और आपकी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे आप, तो ब्लॉक पॉइंटर और एक रिकॉर्ड पॉइंटर। तो ब्लॉक पॉइंटर का जो साइज रहेगा, जैसे मैं बात करूँ ये ब्लॉक पॉइंटर है और ये पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड है, तो इसको अपन डिनोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर। तो आपको यहाँ से एक चीज समझ सकते हैं कि ब्लॉक पॉइंटर की साइज जो होंगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू रिकॉर्ड पॉइंटर, साइज लेस होगी एज कम्पेयर टू रिकॉर्ड पॉइंटर। रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज जो होती है ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्लॉक पॉइंटर। तो ये तो बेसिक सा फंडा हो गया अपना। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपका बी ट्री जो होती है, क्या होती है बी ट्री, और उस बी ट्री में किस तरीके से अपन सर्चिंग करते हैं, वो वाला अपन डिस्कशन करेंगे। तो बी ट्री जो है, में इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं अपन। इंडेक्सिंग जो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले तो अपन बी ट्री इंडेक्स की बात करें तो एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि अपन डीबीएमएस पर अपन जिसका इंडेक्सिंग में पर्पज से अपन यूज करेंगे और मल्टी लेवल पर बेस्ड है, या इसको बोले बी ट्री इंडेक्स जो है आपका एक मल्टी लेवल इंडेक्सिंग पर बेस्ड है। अब यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से अपन यहाँ पे इंडेक्सिंग करेंगे। तो अगर बी ट्री की बात करें तो जब भी बी ट्री वाली कंसर्न में अपन बात करेंगे तो दो चीजें होंगी आपकी, एक होगा आपका की, एक होता है आपका डेटा। इंडेक्सिंग में अपने देखा आपका एक होता है की
और एक होता है डेटा। की और डेटा के साइड में आपका होता है एक ब्लॉक पॉइंटर। क्या होता है आपका? ब्लॉक पॉइंटर, जिसको बी पी से आप डिनोट करते हैं, या ब्लॉक पॉइंटर। तो आपका जब भी इस तरीके, इसका फॉर्मेट ऐसा रहेगा बी ट्री के कंसर्न में, आपका रहेगा की और डेटा, आप इधर से भी सर्च करेंगे, इधर से भी सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पे बात करें, ये आपका डेटा हो गया, अब यहाँ से आप इधर भी सर्च कर रहे हैं, इधर भी सर्च करें। बी ट्री बनाना कैसे है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उन पॉइंट पे बात कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो उसको किस तरीके से आपको सोल्व करना, तो आपको बस इसका स्ट्रक्चर याद रखना माइंड में, कि आपके ब्लॉक पॉइंटर जो होते हैं आपके, या इसको ब्लॉक पॉइंटर बोल दे डायरेक्टली, तो ब्लॉक पॉइंटर आपका दोनों एंड पे होंगे, बीच में की और डेटा रहेगा। ठीक है, की और डेटा रहेगा। अब यहाँ पे की कितनी होनी चाहिए, अगर इंटरनल नोड की बात करें, तो इंटरनल नोड कैन हैव चिल्ड्रंस, कितने चिल्ड्रंस होंगे आपके? p/2। फ्लोर फंक्शन लगाएंगे, एंड मिनिमम इतने होने चाहिए और मैक्सिमम इतने होने चाहिए। पी जो है आपका ऑर्डर है, आपका अगर पी की बात करें तो पी जो है आपका वो ऑर्डर्ड है। रूट नोड की बात करें तो रूट नोड में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? पहले रूट नोड की बात कर लेते हैं। आप क्योंकि ट्री बनाएंगे, तो ट्री बनाएंगे तो आपका जो रूट नोड होगा उसमें कितने चिल्ड्रंस होंगे? रूट नोड में जो चिल्ड्रंस होने चाहिए, मिनिमम 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए रूट नोड में, मिनिमम 2 चिल्ड्रंस। एंड मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम पी चिल्ड्रंस है ना, पी जो हो जाएंगे आपके मैक्सिमम हो जाएगा पी। पी की बात करें, पी क्या है आपका? ऑर्डर्ड है ना, कितने ऑर्डर्ड की ट्री है तो उतने मैक्सिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं। फिर लीफ नोड की बात करें, इंटरनल नोड की बात करें तो मिनिमम आपका p/2, फ्लोर फंक्शन लगाए, एंड मैक्सिमम आपका p। इंटरनल नोड की बात करें, आपका जो भी इंटरनल नोड हो गया, तो ये तो अपने देख लिया। अब उसमें ये तो इतने चिल्ड्रंस होंगे, तो की कितनी होंगी? जितने चिल्ड्रंस होंगे उससे एक कम की होंगी। मैं यहाँ पे जो इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी मैंने किसकी बात करी? चिल्ड्रंस की बात करी। ये जो डिस्कशन कर रहा हूँ, ये चिल्ड्रंस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। किसी भी नोड में, जैसे अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो अगर इस नोड में जैसे मैं एम वे ट्री की बात करें या ऑर्डर ट्री की बात करें, तो जितने नंबर ऑफ की होंगे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2 की है, तो इसके चिल्ड्रंस कितने हो सकते हैं? 1, 2 और 3। तो जितने चिल्ड्रंस होंगे उससे एक कम जो है आपका की होंगी। तो ये जो है आपके रूट नोड पर इतने चिल्ड्रंस हो सकते हैं, चिल्ड्रंस हो सकते हैं। तो की कितनी होंगी रूट नोड की? मिनिमम 1 की होगी, मैक्सिमम p-1 होगी। इंटरनल नोड की बात करें, कितने चिल्ड्रंस हो सकते हैं? p/2 और p कितने की होंगी? p/2-1, p-1। लीफ नोड की बात करें तो लीफ नोड में भी सिमिलर है, कितने नोड्स होंगे? तो यहाँ पे कितने कीज होंगे? p/2-1, p/2-1। तो ये तो आपको याद रखना है कि किस तरीके से एक्सटर्नल नोड या लीफ नोड जो है किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपसे पूछी जा सकती है कि अगर आपके पी की जो वैल्यू है वो 7 मान ले, मीन 7 ऑर्डर की ट्री है, तो रूट नोड में मिनिमम कितनी की होंगी? रूट नोड में हमेशा पता है कि मिनिमम हमेशा, मैक्सिमम कितने चिल्ड्रंस हो सकते हैं? पी चिल्ड्रंस हो सकते हैं, और मिनिमम कितने चिल्ड्रंस? 2 चिल्ड्रंस। तो मिनिमम की कितनी होंगी? एक कम। मैक्सिमम चिल्ड्रंस की बात करें तो p-1 है ना। चिल्ड्रंस और की में कंफ्यूज मत होना, की हमेशा चिल्ड्रन से एक कम होगी। फिर इंटरनल नोड की बात करें तो इंटरनल नोड में 7/2 का फ्लोर, मैक्सिमम इतना माइनस, और ये मैक्सिमम। फिर एक्सटर्नल नोड की बात करें, क्योंकि यहाँ पे की कितनी होती है? p/2-1। यहाँ पर भी आपका p-1, आपके जितने भी वो होंगे p-1 कर देते। एक्सटर्नल नोड में भी सिमिलर है, आप उसको डिवाइड करेंगे जितना भी आएगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे निकालते हैं। क्वेश्चन जो बनता है आपका, क्वेश्चन बनता है, अभी स्ट्रक्चर की बात करी थी मैंने कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, बी ट्री का स्ट्रक्चर। बी ट्री का स्ट्रक्चर जो बनेगा, की डेटा, की डेटा, है ना। तो यहाँ पे ब्लॉक पॉइंटर, यहाँ पे ब्लॉक पॉइंटर, यहाँ पे ब्लॉक पॉइंटर। अब आपके यहाँ से क्या पूछेगा? कितने ऑर्डर की ट्री होंगी, ब्लॉक पॉइंटर की साइज क्या होगी, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे। तो अगर आपके यहाँ पे देखा जाए इस क्वेश्चन में ब्लॉक पॉइंटर कितने हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे इस एग्जांपल में मान के चलूँ 1 और 2 की है, तो ब्लॉक पॉइंटर कितने? 3। तो अगर n ब्लॉक पॉइंटर होंगे, अगर n ब्लॉक पॉइंटर होंगे तो n-1 की प्लस डेटा होगा। अगर आपके n ब्लॉक पॉइंटर होंगे तो n-1, जैसे
आपके डेटा कितनी बार आ रहा और की कितनी बार है, 2 टाइम्स, जबकि ब्लॉक पॉइंटर कितनी बार आ रहा, 3 टाइम्स। तो अगर n ब्लॉक पॉइंटर होंगे तो n-1 की प्लस डेटा होंगे, और इन दोनों की जो साइज होगी लेस देन होगी आपकी, आप इनकी जो साइज होगी वो ब्लॉक साइज लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज, लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बनेगा, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा कि कंसिडर ए बी ट्री विथ की साइज, आपको की साइज दे दी, उसके अलावा और क्या दे रखा आपको, की साइज दे दी, उसके अलावा आपको दे दिया ब्लॉक की साइज दे दी 512 बाई, डेटा पॉइंटर की साइज दे दी, ब्लॉक पॉइंटर की साइज दे दी आपको, आपसे पूछा कितने ऑर्डर की ट्री होगी, मतलब एन की वैल्यू पूछी। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो, आपके की जो है की वैल्यू क्या है, आपकी 10 बाइट है, ब्लॉक साइज कितनी है 512 है, डेटा पॉइंटर की जो वैल्यू है 8 बाइट है, ब्लॉक पॉइंटर की वैल्यू 5 है, इन सब में वैल्यू पुट करोगे, एन की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लोगे, एन इंटू ब्लॉक पॉइंटर की साइज क्या 5, 5 प्लस, मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ये सारी की सारी वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एन इंटू 5, ब्लॉक पॉइंटर की साइज 5 है, n-1 इंटू की साइज कितनी है, की साइज है 10, और ब्लॉक डेटा की साइज जो है, आपकी डेटा की साइज कितनी है 8, तो 10 प्लस 8 जो लेस देन इक्वल टू है 512 बाई, इन सबको ऐड करोगे तो 5n प्लस 10n माइनस 8, या 18 कर देते डायरेक्टली, इन दोनों को ऐड करके 18n माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 512। जब इसको सोल्व करोगे आप तो n की जो वैल्यू आएगी आपको वो 23 आएगी, n की जो वैल्यू आएगी 23 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आपको n की वैल्यू पूछी गई थी कि n की वैल्यू क्या होगी। तो बी ट्री का कंसेप्ट समझ आया। बी प्लस ट्री की बात करें तो बी प्लस ट्री भी आपका मल्टी लेवल इंडेक्सिंग है। यहाँ पे जो आपका जो वैल्यू होगी वो लीफ नोड के बेसिस पे, लीफ नोड पे अपन सर्च करते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर जो है कि प्लस आपका रिकॉर्ड पॉइंटर प्लस की प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर की प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर की प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर, इसको इस तरीके से समझे अगर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो है सारे के सारे जो नोड होंगे आपके कहाँ पे होंगे, लीफ नोड पे होंगे, जिसको सर्च करने वाले नोड वैल्यू जो है वो कहाँ मिलेंगे आपको, लीफ नोड पे मिलेंगे। जब लीफ नोड पे मिलेंगे तो आपके जो रिकॉर्ड पॉइंटर है की प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर की प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर कहाँ होंगे, सबके सब लीफ नोड पे होंगे, और आपका एक ब्लॉक पॉइंटर होगा जो इनको पॉइंट करेगा। अब इसकी हेल्प से फॉर्मूला बनाएं तो आपके ऑर्डर की बात करें, कितने नंबर ऑफ के प्लस आपका रिकॉर्ड पॉइंटर आ रहा, के एन टाइम्स आ रहा, ब्लॉक पॉइंटर कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा, ये किसके लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू है आपका ब्लॉक साइज। ये लीफ नोड के केसेस में बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरनल नोड का अलग रहेगा और लीफ नोड का अलग रहेगा। तो ये लीफ नोड के केसेस में बात कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर की। और यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है लीफ नोड के कंसर्न में बात करना है या जो आपको इंटरनल नोड के कंसर्न में बात करना। अगर लीफ नोड के कंसर्न में बात करना है तो इस फॉर्मूला जो अभी अपन ने कैलकुलेट करा था उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको ये जैसे आप यहाँ पे बात करेंगे तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको सारा का सारा आंसर मिल जाएगा लीफ नोड का। और वैसे ही अपन बात करें इंटरनल नोड की, तो इंटरनल नोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन बी प्लस ट्री के कंसर्न में। तो इंटरनल नोड जो होगा, इंटरनल नोड का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके का बनेगा, इंटरनल नोड के स्ट्रक्चर की अपन बात कर लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इंटरनल नोड का वो कैसा बनेगा, तो यहाँ पे अपन इसको क्या लिखेंगे, ब्लॉक पॉइंटर, क्योंकि अगर आप ट्री को देखोगे तो जितने भी इंटरनल नोड होंगे वो दूसरे पॉइंट को सर्च करेंगे। तो आपका होगा ब्लॉक पॉइंटर, है ना, ब्लॉक पॉइंटर जैसे B1 K1, बी पी B2 K2, पी B3 K3, डैश 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 डैश, है ना, Kn-1 और Pn। तो आपके की जो होंगे यहाँ पे इस वाले केसेस में बात करें तो ब्लॉक पॉइंटर तो आपके जैसे उस वाले में थे आपके बी ट्री वाले में, तो एन आपके ब्लॉक पॉइंटर होंगे पी
बी प्लस बात करें n-1 की होंगी, यहाँ पे डेटा नहीं, अगर यहाँ पे देखोगे तो डेटा नहीं है, n-1 इंटू के और साइज ब्लॉक साइज जो है ब्लॉक साइज। अब ये दोनों चीजें अपन ने कैलकुलेट करी, यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या दिया है, सर्च की फील्ड की जो वैल्यू दे रखी वो 9 बाइट दे रखी, ब्लॉक की साइज दे रखी 512 दे रखी, रिकॉर्ड की साइज दे रखी 7 बाइट दे रखी, ब्लॉक पॉइंटर की जो साइज दे रखी 6 बाइट दे रखी। आपसे पूछा ऑर्डर होगा, इंटरनल नोड का ऑर्डर क्या होगा और एक्सटर्नल लीफ नोड का ऑर्डर क्या होगा, तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, ये इसकी हेल्प से आपको लीफ नोड आ जाएगा, और इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, लीफ नोड आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी उसको अपन अपर फंक्शन लेके चलेंगे, है ना। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब एक चीज याद रखना, कभी भी यहाँ पे एन की वैल्यू जो आएगी, अगर एन की वैल्यू कुछ मिलती है आपको, जैसे मैं मान के चलूँ एन की वैल्यू पॉइंट में मिलती है, जैसे 10.5 मिली, तो अपन हमेशा लोअर बाउंड लेके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन हमेशा लोअर बाउंड लेके चलेंगे, लोअर बाउंड में जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को देखिएगा, ये फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए, ताकि आपके अगर इस टाइप का ऑब्जेक्टिव मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप उसको सोल्व कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।